नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के नाम से एक पेपर है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे होते हैं, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, उनको वो सब्जेक्ट मिलता है। बीए प्रोग्राम में वो सब्जेक्ट शायद थर्ड ईयर में मिलता है, और जो बीए ऑनर्स होता है बीए पॉलिटिकल साइंस, उनको वो सब्जेक्ट सेकंड ईयर में मिल जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। उसके अंदर एक टॉपिक है कि डिप्लोमेसी, व्हाट इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कूटनीति कहते हैं। हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये रहेगा हिंदी के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कूटनीति के ऊपर। कूटनीति क्या होती है? देखिए, कूटनीति राज्यों द्वारा अपने विदेश नीति के संचालन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। हम बड़े ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम कोई भी टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कूटनीति क्या होती है, और विदेश जो एक राष्ट्र राज्य होता है उसकी जो विदेश नीति होती है उसमें वो किस तरीके से काम करते हैं कूटनीति, और इसका प्रयोग किन अधिकारियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या लाभ है और इसकी क्या आवश्यकता है, हमें क्यों पड़ती है, इन सभी चीज़ों का अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आपको फिर अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप सभी को। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि कूटनीति राज्यों द्वारा अपने विदेश नीति के संचालन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कूटनीति देशों की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एक राज्य को अपने जो आंतरिक जो उसका शासन होता है, अपना शासन चलाने के लिए कुछ नियम कायदे की ज़रूरत होती है, ठीक है, नियमों के अनुसार। जैसे कि आज के वक्त में हमारे पास सभी राष्ट्रों के पास अपना संविधान है, ठीक है। वो अपने लिखित होता है या फिर लिखित भी संविधान होते हैं हमारे, जो लिखे हुए नहीं होते, ठीक है। तो हम उनके अनुसार एक सरकार जो होती है एक राष्ट्र राज्य की, वो उसके अनुसार नियम कायदों के अनुसार अपना शासन चलाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में है, भारत में, कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, ठीक है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, इन सब चीज़ों के लिए हम जो एक नियम कायदे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें नियमों की ज़रूरत होती है इस सरकार को। और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जहाँ सभी राष्ट्र राज्य शामिल होते हैं, बराबर रूप से भाग लेते हैं, तो वहाँ पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, सबसे पहले तो अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, दूसरा अपने अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, और तीसरा अपने जो है हितों को साधने के लिए कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति बनाता है, उसकी एक विदेश नीति होती है। जैसे कि भारत की विदेश नीति थी, ठीक है। भारत की विदेश नीति में नाम था, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो इसी तरीके से सभी की अपनी अपनी विदेश नीति होती है कि हम अपने विदेश नीति का किस तरीके से वो एक अपना नियम बना लेते हैं कि इस तरीके से हम अपनी विदेश नीति को प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने राष्ट्र हित के लिए संघर्षरत रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सी बात है। देखिए कि कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, वो अपने हित के लिए, जो कि उसका स्वयं का हित है, उसके लिए वो संघर्षरत रहता है, और सभी संघर्षरत रहते हैं। अगर अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, अपनी मुद्रा जो है उसको बढ़ाना चाहता है, सभी चीज़ें जो है वो अपना लाभ के लिए संघर्षरत रहते हैं सभी राष्ट्र, जिसके कारण कभी कभी 2 पक्षों या 2 से अधिक पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 राष्ट्र से, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनमें आपस में होड़ मच गई थी, किस चीज़ की, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये देखिए, जो विवाद की स्थिति हुई थी वो 2 राष्ट्रों में हुई थी, ठीक है। लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जितने भी राज्य थे उन पर सभी पर पड़ा। तो इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि सभी राष्ट्रों के लिए संकट पैदा करती है, ठीक है।
ऐसे में राज्यों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने हितों को साधने के लिए शांतिपूर्ण उपायों का प्रयोग करें। ठीक है, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण उपायों का प्रयोग किया जाए। तो शांतिपूर्ण प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे? कुछ हम अपने नियम बनाएंगे, ठीक है, कुछ नियम कायदों के अनुसार हम अपनी विदेश नीति का वो बनाएंगे। जैसे कि शीत युद्ध के समय में जब भारत की क्या विदेश नीति रही थी कि भारत ने कहा था कि हम तटस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये भारत की ना भारत दूसरे गुट में शामिल हुआ था यूएसएसआर के में, और ना ही अमेरिका के गुट में शामिल हुआ था। तो इसी तरीके से हम शांतिपूर्ण उपायों का प्रयोग करें और कूटनीति शांतिपूर्वक एक देश द्वारा अपने हितों को साधने, सुरक्षा करने एवं अन्य राज्यों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करती है। ठीक है, देखिए अब ये कूटनीति में बिल्कुल पूरा अर्थ लिखा हुआ है कि आप इसको बड़े इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कूटनीति का प्रयोग राज्यों द्वारा चयनित उच्च अधिकारी करते हैं। आपने देखा होगा डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूत जो होते हैं, राजनयिक, एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। ठीक है, वो इसीलिए भेजे जाते हैं ताकि संबंध स्थापित हो सके। और जो एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं वो कई स्तरों पर होते हैं। एक राजनीतिक स्तर पर होते हैं, व्यापारिक स्तर पर भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक स्तर पर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। और तीसरी जो हमारी रहती है कि मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, हम जब इनकी बात, अभी हम सिर्फ कूटनीति को समझने का प्रयास करेंगे कि कूटनीति क्या होती है। तो कूटनीति का प्रयोग राज्य द्वारा चयनित उच्च अधिकारी करते हैं, परंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य स्वयं हित से इतने प्रेरित होते हैं कि वह दबाव या हानि की स्थिति में कूटनीति का रास्ता छोड़ देते हैं। यानी कि वो नियम से, जो उनके नियम कायदे होते हैं उसके अनुसार चलने का रास्ता छोड़कर वो पथभ्रष्ट व्यवहार पर उतारू हो जाते हैं। पथभ्रष्ट व्यवहार का मतलब भी यही हो गया कि सीधा वो युद्ध पर उतारू हो जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से वो संकट की स्थिति उत्पन्न करना का प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम विचारकों पे बात करेंगे और ये आपको एग्ज़ाम में लिखने पर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे कि अपने मार्क्स बढ़ाने में। जैसे हम बात करें भारतीय राजनीतिक विचारक जो रहे हैं उनमें कौटिल्य का नाम विशेष रूप से शामिल है। ठीक है, जिन्होंने राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, इसमें ये सब गलत लिखा है, राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए थे। जैसे कि सप्तांग का सिद्धांत था उनका कि राज्य की बॉडी जो होती है राज्य की, उसमें कितने इंस्टीट्यूशंस होंगे और कितने महत्वपूर्ण होंगे, क्या उनका क्रम होगा। ठीक है, और मंडल सिद्धांत, इसमें वो विदेश नीति के बारे में बताते हैं कि मंडल सिद्धांत में किस तरीके से एक राज्य को अपना व्यवहार करना चाहिए अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल के जो थे मैकियावेली की रचना जो थी द प्रिंस, उसमें उन्होंने राज्य के बारे में बताया है कि राजा जो होता है और उसको राज्य का शासन किस तरीके से चलाना चाहिए, उसके लिए नैतिकता क्या है, आदर्श क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को परे रखकर उन्होंने, ये मैकियावेली ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने नैतिकता और राज्य को बिल्कुल अलग कर दिया था। ठीक है, राज्य को नहीं, नैतिकता को और राजनीति को। इससे पहले के जितने भी विचारक रहे थे मैकियावेली से पहले, जैसे कि हम अरस्तु, प्लेटो अरस्तु, है ना, इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये जो थे ये नैतिकता और राजनीति में फ़र्क नहीं समझते थे। ये समझते थे कि जो मोरालिटी है वही राजनीति भी उसी में शामिल है। लेकिन मैकियावेली एक पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने द प्रिंस अपनी कृति में राज्य के बारे में, राज्यों के साथ संबंधों पर विचार किया है। मैकियावेली की कूटनीति प्रायः छल कपट धोखेबाज वाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें ये बताते हैं कि कोई भी राजा अपने राज्य की सुरक्षा कैसे कर सकता है, अपना जो शासन है उसको नियमित रेगुलर कैसे रख सकता है, नियमित बनाए रखना, अपनी प्रजा को कैसे खुश रख सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए, राज्य की पॉलिसियाँ किस तरीके से बनाई जानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैकियावेली बात करते हैं। और आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं मैकियावेली के बारे में, अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। और फिर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें एक यथार्थवादी विचारक हुए हैं हैंस जे मोर्गेनथाउ, जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। तो ये यथार्थवादी विचारक हैं जिन्होंने अपनी
इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है एक अराजकता की स्थिति है। अराजकता की स्थिति मतलब सभी जो राष्ट्र राज्य हैं वो अपने स्वयं हित से प्रेरित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, सभी राष्ट्रों को अपना हित साधना होता है और उनका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो होता है शक्ति को हासिल करना। ठीक है, ये यथार्थवादी विचारक है, इन्होंने भी विचार किया है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं हम। कूटनीति का प्रयोग ग्रीक, रोमन और मध्यकाल से वर्तमान काल तक होता आया है। कूटनीति का प्रयोग जो था ग्रीक में थे नगर राज्य, उनमें भी होता था। रोमन साम्राज्य था जब, उस वक्त भी होता था। मध्यकाल में भी कूटनीति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कभी भी राज्य को, जैसे राज्य के दो तरीके से राज्य काम करता है, जैसे कि वो आंतरिक शासन करता है, फिर दूसरा उसे बाहर ही उसमें भी अपना शासन करना होता है, बाहर भी अपना हित साधने होते हैं, सुरक्षा करनी होती है अन्य राज्यों से। तो उसके लिए उसे विदेश नीति में कूटनीति का प्रयोग करना होता है। कूटनीति का प्रयोग राज्य द्वारा अपनी विदेश नीति कई प्रकार से किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि कई प्रकार से वो कैसे कर सकता है कि यानी कि मान लीजिए अगर दो राष्ट्र राज्यों के बीच आपसी संबंध थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो एक सांस्कृतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर वार्ता करके, टेबल पे बैठकर बातचीत करके वो उसको सुलझाकर अपने संबंधों को सौहार्दपूर्ण बना सकते हैं। तो इसी तरीके से कई प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विद्वानों ने कई रूप विकसित किए हैं जिन्हें ट्रैक या चैनल के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो ट्रैक या चैनल जैसे मल्टी ट्रैक, सामान्य तौर पर ट्रैक 1 कूटनीति और ट्रैक 2 कूटनीति महत्वपूर्ण है, परंतु समय और इनकी अक्षमता के कारण विद्वानों ने कई प्रकार के ट्रैक कूटनीति को विकसित किया है। यानी कि अक्षमता का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जो होता है ट्रैक 1 और जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो फेल कर जाती है या भी किसी भी विवाद को सुलझाने में समर्थ नहीं हो पाती। तो इसके कारण विद्वानों ने जो है कई प्रकार के ट्रैक कूटनीतियों को विकसित की है, जिसमें प्रमुख नाम है जो मोंटवेल। ठीक है, मोंटवेल का है। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें जो मोंटवेल का हमने नाम लिखा हुआ है कि इन्होंने मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी को क्या है, और इन्होंने पहली बार 1981 में इसमें लिखा है, हाँ 1981 में मल्टी ट्रैक कूटनीति प्रणाली की उत्पत्ति की। ठीक है, अगर आप इस नाम को लिखते हैं, ये टाइम वगैरह लिखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके नंबर कम से कम 5-6 नंबर आपके गेन हो ही जाएंगे अगर आप इस तरीके से विचारकों के बारे में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की। हालांकि हम इनके बारे में सेपरेट अलग वीडियो में बात करेंगे, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक के बारे में, लेकिन मैंने इसमें चार्ट लगाया है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में कितने चैनल्स होते हैं। देखिए, मल्टी ट्रैक जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर 9 चैनल्स होते हैं। 9 चैनल्स मतलब पहला चैनल है हमारा गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट द्वारा होती है। ठीक है, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि ये प्रोफेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस होते हैं ये किन्हीं प्रोफेशनल लोगों के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। एक होता है बिजनेस लेवल पर, ठीक है, दूसरा प्राइवेट सिटीजन्स पर। इनके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अभी जो बनाने का मेरा उद्देश्य है ये यह समझाने का है कि कूटनीति क्या होती है। इसी तरीके से 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। देखिए, रिलीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्लोमेसी के अंदर। ठीक है, और ट्रैक 9 जो है हमारा, उसमें आता है हमारा मीडिया, पब्लिक ओपिनियन वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों यही है आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है। देखिए, सिंपल है। एक देश है,
इस देश को अपने अंदर शासन चलाना है, ठीक है, उसके लिए इसे नियमों की ज़रूरत है। इसको दूसरा बाहर भी और जो बाहर और राष्ट्र राज्य जो बाहर जो राष्ट्र राज्य हैं उनके साथ भी इसे अपने संबंध स्थापित करने और उनसे अपनी रक्षा भी करनी है, ठीक है। तो इसके लिए ये अपनी एक विदेश नीति तैयार करते हैं जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी से ये करते हैं और फॉरेन पॉलिसी में एक आती है हमारी डिप्लोमेसी, ठीक है। डिप्लोमेसी में कि किसी भी कार्य को किस तरीके से अंजाम देना है, ठीक है। अगर कोई भी अपना हित साधना है तो किस तरीके से साधा जाएगा, सुरक्षा किस तरीके से करनी है अपनी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने मुद्दों को किस तरीके से रखना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो प्रयोग में जो की जाती है, इन सब चीज़ों के लिए वो कोई भी देश कूटनीति का प्रयोग करता है। आई होप कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ आ गई होगी। अब वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।